नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे बीजेपी के उन संभावित उम्मीदवारों के जिनके नाम की चर्चा आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो रही है। कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन किन नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन आज उनके पॉजिटिव और नेगेटिव का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि आखिरकार इस प्रक्रिया में इतनी देर क्यों लगी। इस प्रक्रिया में इतनी देर इसलिए लगी क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव परिणाम था, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। संघ को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कमजोरी हुई है। संघ इस बात की शिकायत लगातार कर रहा था कि बीजेपी मनमाने ढंग से काम कर रही है। आपको याद होगा, चुनाव के दौरान एक अखबार को दिया हुआ जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें जेपी नड्डा ने साफ साफ कहा था कि संघ की अब हमें जरूरत नहीं है। कमोबेश यही बात उन्होंने कही थी। संघ इस बात से भी नाराज था और संघ इस बात से भी नाराज था कि जितना समावेश संघ की योजनाओं का किया जाना चाहिए या संघ के विचारों के आदान प्रदान से जिस तरह के फैसले लिए जाने चाहिए, वैसे फैसले नहीं लिए जा रहे थे। और इसी के चलते देखिए, पिछली बार तो क्या था, पिछली बार 303 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। जब आप लगातार जीतते रहते हो ना, तो कोई सवाल नहीं पूछता। जो बच्चा पढ़ता है ना, जब बच्चा पढ़ता है स्कूल के अंदर और उसको बढ़िया 80% 90% मार्क्स आते हैं तो माँ बाप उसको कुछ नहीं कहते। 60% आते हैं तो माँ बाप उसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, और अगर वो पासिंग मार्क्स के आसपास होता है तो माँ बाप उसे और ज़्यादा टाइट करते हैं। तो संघ भी उसी प्रक्रिया में है। उसे पता है कि बीजेपी इस वक्त कमजोर विकेट पर है, इसीलिए वो नया अध्यक्ष ऐसा चाहता है जो उनके साथ सामंजस्य के हिसाब से काम कर सके, उन्हीं के कैडर से निकला हुआ हो, उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित हो। अब बीजेपी में ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होंगे, लेकिन क्या इस वक्त जो संघ की लीडरशिप है उसके साथ वो तारतम्य करके चल पाएंगे? संघ के अंदर आज की तारीख में सारे फैसले दत्तात्रेय होसबोले लेते हैं। मोहन भागवत जी हैं, सरसंघ चालक हैं, उनका मार्गदर्शन होता है, लेकिन वर्किंग जो डे टू डे वर्किंग है उसमें सारे फैसले दत्तात्रेय होसबोले लेते हैं। इसके अलावा अरुण कुमार संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पॉइंट पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चलेगी दत्तात्रेय होसबोले की ज़्यादा। संघ क्या अपनी तरफ से नाम देता है? संघ अपनी तरफ से नाम नहीं देता है। संघ अपनी तरफ से सिर्फ ये कहता है कि आप इन नामों के ऊपर आप एक पैनल दे दीजिए, और पैनल के ऊपर संघ अपनी राय या अपना मशविरा दे देता है। क्या संघ ये कहेगा कि इसको बनाया जाए? नहीं, संघ ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संघ अपनी पसंद नापसंद, नाराजगी या खुशी, इन सबको एक सटल वे में भारतीय जनता पार्टी के सामने जाहिर कर देता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई है। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का तालमेल इन चुनाव में उतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों का नुकसान हुआ उसके अंदर संघ और बीजेपी के तालमेल की कमी की बात सामने आई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक धड़े को लगता है कि पार्टी पूरी तरह से हाईजैक हो चुकी है। हाईजैक करने की शक्ल में बात करूं कि पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन फैसले कहीं और लिए जाते हैं। ये भी सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर समय समय पर उठता रहा है। अब मैं ये तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सहमति हर फैसले के लिए जरूर लगती होगी, लेकिन क्या जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था वो इस आधार पर दिया था कि वाकई अब उन्हें संघ की ज़रूरत नहीं है? लेकिन 240 सीटों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अपनी मात्र संस्था को इस तरीके से छोड़ने के बाद काम चलाना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार एक साल से इस बात को टाल रही है कि नया भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। नए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होना चाहिए जो संघ के हिसाब से, संघ के विचारों के साथ और संघ की मर्यादा में रहकर काम कर पाए, और इसीलिए एक ऐसी खोज हो रही है। अब कोई बहुत ज़्यादा हाईकमान के नज़दीक है, उसको भी संघ नहीं चाहता है। कोई बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, उसको भी संघ नहीं चाहता है। संघ जिसको चाहता है, जैसे मनोहर लाल खट्टर, वो खुद एक प्रचारक रहे हैं और लंबे समय तक जो है उन्होंने संघ के लिए काम किया है। उनके नाम पर आम सहमति बन सकती है, लेकिन उनका एज फैक्टर उस तरीके का नहीं है। अब मैं आपको जो क्रम बताऊंगा उसमें मैंने कोई ये नहीं कहा है कि अगर मैं पहला नंबर पे भूपेंद्र यादव को लेता हूं तो भूपेंद्र यादव पहले नंबर के कैंडिडेट नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सबको एक जनरलाइज किया है और सबके पॉजिटिव और नेगेटिव
नेरेटिव में आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला नाम भूपेंद्र यादव का। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि इस मामले में इतनी देर आखिरकार क्यों हुई, क्योंकि संघ और बीजेपी के बीच इस मामले पर तालमेल नहीं बन पा रहा था। अब एक एक करके हम नाम डिस्कस करेंगे और मैंने आपकी सहूलियतों के लिए कुछ ग्राफिक पॉइंट भी बनाए हैं, वो भी आप देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जिन नामों पर विचार हुआ उसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भूपेंद्र यादव का। क्या वो बनने जा रहे हैं? मुझे इस बात की संभावना कम लगती है, लेकिन क्या उनकी लॉटरी निकल सकती है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लॉटरी किसी की भी निकल सकती है। अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होगा, किस आधार पर डिसीजन लिया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। भूपेंद्र यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों के अंदर काम किया है। मजबूत संगठनकर्ता के तौर पर भूपेंद्र यादव जाने जाते हैं और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव जो हैं वो कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को कई चुनावी राज्यों में जिताने का श्रेय भूपेंद्र यादव और उनकी रणनीति को जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश का चुनाव जीत लीजिए, भूपेंद्र यादव देख लीजिए, भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, इससे पहले वो महाराष्ट्र के प्रभारी थे, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, वो बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो उनका पॉजिटिव क्या है? उनका पॉजिटिव यह है संगठनात्मक अनुभव बहुत मजबूत है। आरएसएस और बीजेपी दोनों में अधिवक्ता परिषद से आते हैं, अमित शाह के करीबी हैं और राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ है। यादव समाज से भी आते हैं, ओबीसी फैक्टर भी यहां पर आता है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? संगठनात्मक और राष्ट्रीय स्तर पर जनाधार उनका सीमित है, मास लीडर नहीं है। मास लीडर नहीं है जो भूपेंद्र यादव हैं। पहली बार चुनाव लड़ा है, पहली बार चुनाव लड़कर जीते हैं राजस्थान से, और एक्सपर्ट राय ये है कि संगठन चलाने में वो दबाव में आ सकते हैं। यानी जिस दबाव से निकालने की बात आरएसएस कर रही है उस दबाव में भूपेंद्र यादव आ सकते हैं, तो उनका नंबर थोड़ा पीछे हो जाता है। एक और शख्स है, उनका नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। विनोद तावड़े जो है वो जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि इनकी संगठन में मजबूत पकड़ है, खासकर युवा मोर्चा और महाराष्ट्र में लोकप्रिय हैं, अनुशासित कार्यशैली और बीजेपी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को भी इस बार आकलन किया जा रहा है, इस प्रतिबद्धता को भी देखा जा रहा है। इसके अलावा उनके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनमें लोकप्रियता की कमी है और हिंदी पट्टी पर उनकी अपेक्षाकृत पकड़ जो है कमजोर है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, महाराष्ट्र से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष उस तरीके से निकल कर नहीं आया है, ज़्यादातर हिंदी पट्टी से रहे हैं या साउथ से रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम है और मैं इनको टॉप कंटेंडर में मानता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान सहज है, सुलभ हैं, मिलनसार हैं, केंद्र के अंदर मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्वी भारत में पार्टी को विस्तार दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के विश्वस्त हैं। युवाओं और शिक्षा मंत्रालय में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब नेगेटिव पॉइंट उनका क्या बनता है? जो उनके पॉजिटिव है वही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वो खुद ओबीसी समाज से आते हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जिस समाज से आते हैं उसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बनाएगी? यहाँ पर जो है जो इक्वेशंस हैं वो गड़बड़ा सकते हैं। राज्यों में सांगठनिक नेटवर्क पर उनकी पकड़ कितनी है? हालांकि उन्होंने कई सारे चुनाव जो है उनका संचालन किया है, कई सारे चुनाव प्रचार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किए हैं और कई राज्यों में जीत में, जैसे बिहार में कई राज्यों में जीत में, कई बार की जो जीत हुई है उसमें धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब उनके राज्य उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके लिए उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए। संगठन में वो बेहद सक्रिय थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और कैडर के लोगों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। लेकिन राज्यों के सांगठनिक स्तर पर कितनी पकड़ है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकले हुए जितने नेता हैं सब में धर्मेंद्र प्रधान की बहुत अच्छी पकड़ है। एक और नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल राजस्थान से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। 2017 के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सेहरा अगर किसी के सर बांधा जाना चाहिए 2014 और 2017 में, तो वो सुनील बंसल पर बांधा जाना चाहिए। इसीलिए सुनील बंसल भी इसके टॉप कंटेंडर हैं। इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में संगठन को मजबूत किया उन्होंने। आरएसएस पृष्ठभूमि, अनुशासित और रणनीतिक चेहरा है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? अपेक्षाकृत मीडिया और पब्लिक फेस कम है। राजनीतिक रूप से हमेशा से बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं। इसके अलावा एक नाम बेहद महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहा है, वो है विष्णु दत्त शर्मा का। विष्णु दत्त शर्मा जो है वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अभी अभी उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और
उन्होंने इस कार्यकाल के दौरान राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 150 से ज़्यादा सीटें दिलवाई। 150 से ज़्यादा सीटों के अलावा 29 की 29 सीटें लोकसभा में विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में किसने दिलाई थी? ये सीटें दिलाई थी 29 की 29 विष्णुदत्त शर्मा और उनकी लीडरशिप ने। वहाँ पर वहाँ पर मोहन यादव मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन सांगठनिक कौशल के लिए वो जाने जाते हैं। उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं? उनके पॉजिटिव पॉइंट है कि आरएसएस के पसंदीदा हैं, दत्तात्रेय होसबोले के बड़े करीबी हैं, शर्मा का संघ से बहुत गहरा जुड़ाव है, उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, एबीवीपी में सक्रिय रहे हैं, इसीलिए कैडर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 49 वर्षीय हैं, ऊर्जा और आक्रामक नेतृत्व उनके अंदर है, रणनीतिक उनका समझ बहुत महत्वपूर्ण है। निगेटिव पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय संगठन में ही जनाधार है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कभी काम नहीं किया है। जातिगत संतुलन के मामले में उनकी पहचान ने जातिगत बेंचमार्क पर समर्थन तोड़ सकते हैं कि भाई अध्यक्ष के बाद फिर से आपने ब्राह्मण अध्यक्ष बना लिया, लेकिन ओबीसी को अगर ओबीसी के सामने कोई अध्यक्ष देना है तो ब्राह्मण जाति से आने की संभावना भी खुल जाती है। अगला नाम मनोहर लाल खट्टर का है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर के बारे में सब जानते हैं कि वो आरएसएस से बैकग्राउंड से आते हैं। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, सीधे मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री से उनकी दोस्ती काफ़ी प्रचलित है, उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि मैं मनोहर लाल खट्टर की स्कूटर के पीछे बैठकर हरियाणा की गलियां छाना करता था। तो उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? खट्टर 1977 से आरएसएस के प्रचारक हैं और 1994 से भाजपा में सक्रिय हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनका गहरा संबंध है, 1990 में उनके साथ काम किया, गुजरात चुनाव आरएसएस नेटवर्क के जरिए उनसे मिले, 2014 में हरियाणा में लगातार 2 कार्यकाल। इस अनुभव के आधार पर उनका राष्ट्रीय भूमिका में नाम है। नेगेटिव पॉइंट्स उनके क्या है? सीएम रहते विरोध और लोकप्रियता की कमी, जाट समुदाय के प्रति में उनके प्रति असंतोष, 2024 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा विवाद के चलते सीएम पद छोड़ा, जातीय राजनीति की चुनौतियां, गैर जाट होने के कारण हरियाणा में उन्हें आउटसाइडर माना जाता है, राष्ट्रीय मीडिया में सीमित प्रभाव है, राष्ट्रीय मीडिया में उनका वर्चस्व सीमित दिखता है। इसके अलावा अगला नाम कौन है? अगला नाम आता है, आखिरी नाम आता है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान क्या बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 18 साल उनका मुख्यमंत्री रहना और उस वक्त जो है ये कंपटीशन भी चलती थी कि नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान पीएम का कंटेंडर कौन। तो मेरे ख्याल से ये बातें जो है लोगों के स्मरण में कहीं ना कहीं निकल आती हैं, कहीं ना कहीं सामने हो जाती हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को बनाने का रिस्क या बनाने की चुनौती स्वीकार करेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी? मुझे इस बात की संभावना कम लगती है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? मजबूत संगठनात्मक अनुभव है, 2019-20 में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ है, राजनीतिक और संगठन बैकग्राउंड और अनुभव, जनसंवाद और प्रशासन में गहरी पकड़ है, आरएसएस से गहरा जुड़ाव है और मध्यस्थ की भूमिका उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के बीच कई निभाई है। 1972 से आरएसएस में सहभागिता शुरू की थी, जिसका फायदा मिला। राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता, 18 वर्ष तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे, सबसे लंबा कार्यकाल और भ्रष्टाचार कांडों में न के बराबर फंसे। निगेटिव पॉइंट क्या है? दृश्यता और रणनीति, मीडिया और राष्ट्रीय मंचों पर अभी स्थान बनाने की जरूरत है। ज्यादातर उनका प्रभाव प्रदेश स्तर तक ही रहा। एमपी में पिछड़े वर्गों का महत्व है, लेकिन उत्तर पूर्व दक्षिण और अन्य राज्यों में जातीय समीकरणों पर भाजपा की जरूरतें अलग हो सकती हैं। सवाल ज़रूरतों का ही है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या ज़रूरतें हैं और वे ज़रूरतें किस किस तरीके से अलग हो सकती है। मेरे ख्याल से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जब आज से वो 8 दिन के विदेश दौरे पर हैं, जब वो वापस लौटेंगे तो 9 से लेकर 15 के बीच इस बात की पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दे। एक फॉर्म भरा जाएगा, निर्विरोध होगा, जैसा अन्य राज्यों में हो रहा है। मैंने बताया था हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं। अब तक जो है 37 में से कुल 37 राज्य इकाइयां हैं, उनमें से 22 में अध्यक्ष बना लिए गए हैं। तो जो आधे जगहों पर अध्यक्ष बनाने का कोरम है वो पूरा हो जाता है। वो इसलिए पूरा हो जाता है क्योंकि 19 राज्यों में अध्यक्ष और संगठन चुनाव की जरूरत हुई, जो बीजेपी ने पूरा कर लिया है। अब बाकी प्रदेशों में क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कि कुछ प्रदेशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष का चुनाव हो, ऐसी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैंने आज आपको
आपको इन तमाम लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव बताए। आप क्या जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, एक बार मुझसे फिर बात करिए, मुझसे जुड़िएगा, सोशल मीडिया के मंच पर अपने विचार साझा करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा और उसके आधार पर मैं अपने अगले वीडियोस को तैयार भी करूँगा।